You're listening to Satyavani, the voice of the APJ Satya University, India's first liberal arts and meta university. For further information, please visit our website university.apj.edu. सादत हसन मंटो की कहानियां तो हम खूब चाव से सुनते हैं, लेकिन आइए आज उनके बारे में जानते हैं, उन्हीं की जुबानी, जहां उन्होंने अपनी शादी का किस्सा लिखा है। तो पेश है मेरी शादी। मेरी शादी। मैंने कभी लिखा था कि मेरी जिंदगी में 3 बड़े हादसे हैं। पहला मेरी पैदाइश का, जिसकी तफसीलात का मुझे कोई इल्म नहीं। दूसरा मेरी शादी का। तीसरा मेरे अफसाना निगार बन जाने का। आखिरी हादसे पर मैं चूंकि चला आ रहा हूं, इसके बारे में कुछ कहना समय के पूर्व होगा। वे लोग जो मेरी जिंदगी के अंदर झांक कर देखना चाहते हैं, उनकी खातिर मैं अपनी शादी की दास्तान बयान करता हूं। ये ज्यों कि त्यों नहीं होगी, क्योंकि कुछ घटनाएं मुझे अपने दिल में गोल करनी पड़ेंगी। मैं पहले इस हादसे की पृष्ठभूमि पेश करता हूं, ताकि तफसीलात उभर आए। सन मुझे याद नहीं, शायद 12-13 वर्ष पूर्व, जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से मुझे इसलिए बाहर निकाल दिया गया था कि मुझे तपेदिक का रोग है। मैं अपनी बहन से कुछ रुपए लेकर अपनी सेहत ठीक करने के खातिर बटोत यानी जम्मू और कश्मीर के बीच एक गांव चला गया। यहां 3 महीने ठहरने के बाद मैं वापस अपने शहर अमृतसर में आया तो मुझे मालूम हुआ कि मेरी बहन के लड़के की मृत्यु हो गई है। वो बंबई में ब्याही हुई थी। कुछ दिन अमृतसर रहकर वापस बंबई चली गई थी। यहां पर मैं बताना जरूरी समझता हूं कि मैं पिता की छाया से वंचित था। बहन की शादी पर जो जमा पूंजी थी, वो मेरी सरल और नेक दिल मां ने मेरे बहनोई के हवाले कर दी थी। अब ये हालत थी कि हम दूसरों के मोहताज थे। मेरे 2 बड़े भाई हमें 40 रुपए माहवार दिया करते थे। अमृतसर आते ही मेरा दिल व दिमाग बहुत परेशान हो गया। जी चाहता था कि कहीं भाग जाऊं या आत्महत्या कर लूं। मजबूत इरादे का मालिक होता तो निश्चय ही मैंने स्वयं को हलाक कर लिया होता। इसलिए जब बंबई से साप्ताहिक मुसव्विर के मालिक मिस्टर नजीर ने मुझे खत लिखा कि मैं बंबई आकर उनके पर्चे का संपादन संभाल लूं, तो मैंने फौरन बोरिया बिस्तर बांधा और बंबई चल दिया। मैंने यह भी ना सोचा कि मां अमृतसर में अकेली रह गई है। मिस्टर नजीर ने मुझे 40 रुपए माहवार पर नौकर रख लिया। जब मैं उनके दफ्तर में सोने लगा तो उन्होंने किराए के तौर पर 2 रुपए तनख्वाह में से काटने शुरू कर दिए। इसके बाद जब उन्होंने मुझे इंपीरियल फिल्म कंपनी में मुंशी की हैसियत से अर्थात संवाद लेखक 40 रुपए माहवार पर नौकर करवा दिया, तो मेरी तनख्वाह आधी यानी 20 रुपए कर दी, जिसमें से 2 रुपए दफ्तर को रिहायश के लिए इस्तेमाल करने के सिलसिले में काटे जाते रहे। यह वो जमाना था जब अत्यंत उन्नति के बाद इंपीरियल फिल्म कंपनी पत्नोमुख थी। इसके मालिक सेठ आदर्शर ईरानी, जो साहसी आदमी थे, सिर तोड़ कोशिश में लगे थे कि कंपनी की हालत संभल जाए। स्पष्ट है कि ऐसी डगमग हालत में कर्मचारियों को तनख्वाह वक्त पर नहीं मिलती थी। सेठ आदर्शर ने एक और जुल्म किया कि हिंदुस्तान में पहली रंगीन फिल्म बनाने का श्रेय प्राप्त करने के लिए बाहर से सिने कलर प्रोसेस की मशीन मंगवा ली। वो इसके पूर्व हिंदुस्तान का सबसे पहला टाकी
आलमारा प्रस्तुत करने का श्रेय प्राप्त कर चुके थे। कंपनी पर जब बोझ बढ़ा तो उसकी आर्थिक स्थिति और भी कमजोर हो गई, मगर ज्यों-त्यों काम चलता रहा। कुछ एडवांस के तौर पर मिल जाया करता था, शेष हिसाब में जमा रहता था। संयोग ऐसा हुआ कि रंगीन फिल्म की डायरेक्शन मिस्टर मोती बी गडवानी के सुपुर्द हुई, जो प्रशिक्षित थे और मुझे पसंद करते थे। उन्होंने मुझसे कहानी लिखने के लिए कहा, जो मैंने लिख दी और उन्होंने पसंद की। मगर एक पेच आन पड़ा कि वो सेठ को कैसे कहें कि पहली रंगीन फिल्म की कहानी का लेखक एक मामूली मुंशी है। बहुत सोच विचार के बाद यह तय हुआ कि अच्छे दाम वसूल करने के खातिर कहानी पर किसी मशहूर व्यक्ति का नाम दे दिया जाए। ऐसा कोई व्यक्ति मेरे मित्रों के दायरे में नहीं था, लेकिन जब मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो मुझे बहुत दूर शांति निकेतन में प्रोफेसर जियाउद्दीन दिखाई दिए, जो टैगोर यूनिवर्सिटी में छात्रों को फारसी पढ़ाते थे। मैंने उनको खत लिखा। चूंकि वो मुझसे प्यार करते थे, इसलिए वो हमारे इस फ्रॉड में शामिल हो गए। कहानी चुनांचे उन्हीं के नाम से पेश हुई और बहुत बुरी तरह नाकाम रही। कंपनी की हालत और भी खराब हो गई। इस दौरान मिस्टर नजीर की सिफारिश से मुझे 100 रुपए माहवार पर फिल्म सिटी में नौकरी मिल गई। कारदार साहब कलकत्ता से बंबई आए तो फिल्म सिटी ने एक फिल्म के लिए उनसे अनुबंध कर लिया। कहानियां मांगी गई। उनमें एक मेरी भी थी, जो मियां करदार ने पसंद की और उस पर काम भी शुरू कर दिया, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। सेठ आदर्शर को पता चल गया कि मैं फिल्म सिटी में हूं। यद्यपि उनकी पहली सी साख नहीं थी, लेकिन अपने तमाम समवयस्क प्रोड्यूसरों पर उनका रौब और दबदबा वैसे का वैसा कायम था। फिल्म सिटी के मालिकों को डांट पिलाई और मुझे कान से पकड़कर वापस इंपीरियल कंपनी भेज दिया गया, और साथ ही मेरी कहानी भी। अब मेरी तनख्वाह 40 के बजाय 80 कर दी गई और वायदा किया गया कि मुझे मेरी कहानी पर मुआवजा अलग से मिलेगा। इस कहानी की डायरेक्शन हाफिज जी रत्नावाले बाई के सुपुर्द कर दी गई। जब मैं फिल्म सिटी में नौकर हुआ था तो मैंने मुसव्विर के दफ्तर में रहना छोड़कर पास ही एक निहायत गलीज चाली में एक खोली 9 रुपए महवार पर ले ली थी। उसमें इस कदर खटमल थे कि छत पर से बारिश के कतरों की तरह गिरते थे। इस दौरान मेरी मां बंबई आ गई थी और अपनी लड़की के पास ठहरी थी। जब वो पहली बार मुझसे मिलने के लिए उस गलीज खोली में आई तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे और मेरे बहनोई के संबंध तनावपूर्ण थे। अब उसे खुदा बख्शे, मगर उसका चरित्र बहुत ही खराब था। मैं चूंकि नुक्ताचीनी करता था, इसलिए उसने अपने घर में मेरा दाखिला बंद करा दिया था और मेरी बहन पर यह पाबंदी लगा दी थी कि वो मुझसे नहीं मिल सकती। मैं अपनी मां के आंसुओं का जिक्र कर रहा था, जो इसलिए उनकी आंखों से निकले थे कि उनका बेटा, जो लाड़ प्यार में पला था, अब जमाने की गर्दिश से ऐसी गंदी जगह में रहता है। उसके पास कपड़े नहीं, रात को मिट्टी के तेल का लैंप जलाकर काम करता है। वो जब रोती रही तो मैं बहुत तेज प्रकार की मानसिक और आध्यात्मिक यातना से ग्रस्त रहा। जो दिन बीत गए उनकी याद मेरे नजदीक हमेशा व्यर्थ रही, और फिर रोने धोने का क्या मतलब। मुझे हमेशा आज से मतलब है। गुजरे हुए कल या आने वाले कल के बारे में कभी नहीं सोचता। जो होना था हो गया, जो होने वाला है हो जाएगा। रोने से निपटकर मेरी मां ने गंभीरता से पूछा, सादत, तुम ज्यादा क्यों नहीं कमाते? मैंने जवाब दिया, बीबी जान, ज्यादा कमाकर क्या करूंगा? जो कुछ कमा रहा हूं मेरे लिए काफी है। उन्होंने मुझे ताना दिया, नहीं, बात असल में यह है कि तुम ज्यादा कमा नहीं सकते। ज्यादा पढ़े लिखे होते तो अलग बात थी। बात ठीक थी, लेकिन मेरा पढ़ने में जी नहीं लगा था। 3 बार एंट्रेंस में फेल होने के कारण जब कॉलेज में दाखिला हुआ तो मेरी आवारगी और भी ज्यादा बढ़ गई थी और एफए के इम्तिहान में 2 बार नाकाम रहा। अलीगढ़ गया तो वहां इस आधार पर निकाला गया कि मुझे तपेदिक है। इन कटु अनुभवों को महसूस करने के बावजूद मैंने बात को हंसी मजाक में टालने की कोशिश की। बीबी जान,
मैं जो कुछ कमाता हूं मेरे लिए काफी है। घर में बीवी होती तो आप देखती मैं कैसे कमाता हूं। कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आदमी ऊंची शिक्षा के बिना भी ढेरों रुपया प्राप्त कर सकता है। यह सुनकर मां ने अचानक मुझसे यह सवाल किया, शादी करोगे? मैंने ऐसे ही कह दिया, हां क्यों नहीं। तो इस इतवार को तुम महिमा जाओ, फुटपाथ पर खड़े रहना, मैं तुम्हें देखकर नीचे आ जाऊंगी। मां ने यह कहकर मेरे सिर पर हाथ फेरा। मेरी शादी का बंदोबस्त हो जाएगा इंशाअल्लाह, लेकिन देखो अपने बाल कटवा कर आना। मैंने बाल न कटवाए। रात को मैंने कैनवस शू पर पॉलिश कर दी थी। डबल रेड पर धुलवाई हुई सफेद पतलून पहनकर इतवार को सुबह माहिम में इनिंग लिटो मैंशंस के पास फुटपाथ पर खड़ा था। मां तीसरी मंजिल के फ्लैट से बालकनी पर इंतजार कर रही थी। उन्होंने मुझे देखा तो नीचे आई और मुझे साथ चलने को कहा। 20-25 गज के फासले पर एक बिल्डिंग थी, जाफर हाउस। मां ने उसकी दूसरी मंजिल के फ्लैट का दरवाजा खटखटाया, जो नौकरानी ने खोला। हम अंदर दाखिल हुए। मां जनाने में चली गई। मेरा स्वागत एक गोरे चिट्टे अधेड़ उम्र के आदमी ने किया। मर्दाने में बड़ी मोहब्बत और बड़े खुलूस। तपाक से बिठाया और फौरन बेतकल्लुफ हो गए। उन्होंने मुझसे और मैंने उनसे एक दूसरों की रुचियों और कामकाज के बारे में पूछताछ की। वो सरकारी नौकर थे, पुलिस के महकमे में फिंगरप्रिंट स्पेशलिस्ट। तनख्वाह वाजबी थी। कई बच्चों के बाप थे। रेस और फ्लश के रसिया। क्रॉसवर्ड पजल्स बड़ी नियमितता से हल किया करते थे, मगर कोई इनाम हासिल नहीं कर सके थे। मैंने उनको अपने सारे हालात बता दिए। यह भी कह दिया कि ऐसी फिल्म कंपनी में मुलाजिम हूं जहां तनख्वाह नहीं मिलती, सिर्फ सांस का आवागमन जारी रखने के लिए कभी कभी एडवांस के तौर पर कुछ मिल जाता है। मुझे ताज्जुब है कि मैंने जब उनको बताया कि ऐसी पतली हालत में भी हर शाम एक बियर की बोतल जरूर पीता हूं, तो उन्होंने बुरा न माना। मेरी हर बात को उन्होंने बड़े गौर से सुना। जब मैं जाने के लिए उठा तो मालिक हसन साहब मेरी किताबे जिंदगी के तमाम जरूरी पृष्ठों का अध्ययन कर चुके थे। जब हम वहां से निकले तो मां ने मुझे बताया कि वे लोग अफ्रीका से आए हैं, तुम्हारे भाइयों को अच्छी तरह जानते हैं और उन्होंने 10-12 वर्ष पूर्वी अफ्रीका में बैरिस्ट्री की है। उनके यहां एक लड़की है जिसका विवाह करना चाहते हैं। कई रिश्ते आ चुके हैं, मगर इनको पसंद नहीं आए। असल में कोई कश्मीरी घराना चाहते हैं। मैंने उनसे तुम्हारी बात की है और कोई बात पोशीदा नहीं रखी। रही सही जो कसर रही थी वो मां ने पूरी कर दी। लेकिन मैं सोचने लगा कि यह सिलसिला क्या है। अगर ये लोग मान गए, हालांकि मुझे इसका यकीन नहीं था, इसलिए कि मुझ में ऐसी कोई बात नहीं थी कि वे मुझे अपनी लड़की देते, तो क्या सचमुच मुझे शादी करनी पड़ेगी और फिर ढेरों रुपए भी कमाने पड़ेंगे। मलिक साहब ने मुझे दूसरे इतवार को खाने पर बुलाया था। मैं वायदे के अनुसार वहां पहुंचा तो उन्होंने मेरी बड़ी आव भगत की। खाना आया, मुर्ग था, कोफ्ते थे, साग का सालन भी था और धनिये पुदीने और अनारदाने की चटनी। हर चीज स्वादिष्ट थी, लेकिन गरम मसाला और मिर्चे इस कदर कि खुदा बचाए। मेरे पसीने छूट गए, लेकिन धीरे धीरे मैं आदी हो गया। 2-3 इतवार के बाद जब उन लोगों में घुल मिल गया तो मेरी मां ने मुझे बताया कि उन्होंने मेरा रिश्ता कबूल कर लिया है। जब मैंने ये सुना तो चकरा गया। मैं तो शादी के इस किस्से को सिर्फ एक मजाक समझ रहा था। इसके अलावा मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि मुझे कोई होशमंद अपनी लड़की देगा। मेरे पास था ही क्या, एंट्रेंस था, वो भी 3rd डिवीजन में। नौकरी ऐसी जगह जहां तनख्वाह के बजाय एडवांस मिलता था, और पेशा फिल्म और पत्रकारिता। ऐसे लोगों को शरीफ आदमी कब मुंह लगाते हैं। एक गंदी खोली हासिल करने के बाद मुझे कितने जतन करने पड़े थे। मकान मालिक को मालूम हो गया था कि मैं फिल्म कंपनी में काम करता हूं। बड़ी सिफारिश के बाद वो अंततः राजी हुआ था। मैं सख्त परेशान हुआ। मैं ये खबर सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। मेरा मानसिक संतुलन उस वक्त और भी ज्यादा बिगड़ गया जब मां ने कहा कि उन्होंने बात पक्की कर दी है। मैंने उनसे कुछ न कहा और दिन रात उठते बैठते इस सोच में गर्क रहने लगा कि ये मुसीबत जो मैंने खुद ली है,
इससे छुटकारा कैसे होगा। बहुत सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अब सोच विचार बिल्कुल व्यर्थ है। यह सोचकर जो हो सो हो, मुझे अपनी कश्ती मझधार में डाल देनी चाहिए। मैंने यह फैसला तो कर लिया, मगर निकाह की रस्म के लिए रुपए कहां से आएंगे, यह सवाल बहुत ही परेशान करने वाला था। कंपनी से अब एडवांस मिलना भी बंद हो गया था। इधर मां ने तारीख निश्चित कर दी थी। मैंने कई बार सोचा कि बंबई से भाग जाऊं, लेकिन किसी अलौकिक शक्ति ने मेरे पांव जकड़ कर रखे थे। एक ही सूरत थी, मैं सेठ आदर्शर से मिलूं और उनसे अपने विवाह के खर्चे के लिए कुछ रुपए मांगू। कंपनी की तरफ से करीब करीब 1,500 रुपए निकलते थे। अगर ये मिल जाते तो समझिए मेरी सब परेशानी दूर हो जाती, बल्कि ऐश हो जाती। मैं आदर्शर साहब से मिला। उनको इतनी फुर्सत नहीं थी कि मेरी दास्तान को गौर से सुनते। टहलते टहलते जो कुछ मैंने कहा विवशतापूर्वक सुना। अंत में मुझसे कहा, देखो कंपनी की जो हालत है वो तुम जानते हो, मगर हालत अच्छी होती तो हम तुम्हारी शादी कर देते। यह भी सही है कि जब कंपनी की हालत अच्छी थी तो वो अपने नौकरों की उदारता से आर्थिक सहायता किया करते थे। बड़े उपकारी थे, मगर अब उनका हाथ इस कदर तंग था कि उन्हें इस एहसास से बड़ी उलझन होती थी कि वे किसी व्यक्ति की मदद नहीं कर सकते। मेरी मायूसी का अंदाजा आप लगा सकते हैं। मैं चलने लगा तो उन्होंने मुझे आवाज दी और पास बुलाकर कहा, मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं कि तुम्हें जरूरी चीजें दे दूं। दफ्तर जाओ, हाफिज को बुला लाओ। मैं हाफिज जी को उनके पास लेकर गया तो उन्होंने दुकानों का पता उनको बताया, एक चिट पर कुछ लिख कर दिया और कहा, मुंशी मंटो को अपने साथ ले जाओ और जो कुछ इसे चाहिए ले दो। मैं हाफिज जी के साथ हो लिया। हम मोटर में एक बजाज की दुकान पर पहुंचे। वहां से 2 साड़ियां ली, सेठ आदर्शर के व्यक्तिगत अकाउंट में। दूसरी दुकान जौहरी की थी। वहां से एक आदमी मेरे साथ कर दिया गया, क्योंकि मैं चाहता था कि लड़की खुद अपने लिए जेवर पसंद करे। मैं और जौहरी का आदमी दोनों जाफर हाउस पहुंचे। लड़की की मां को, जिनको मैं खाला जान कहता था, जौहरी के आदमी ने कुछ जेवर दिखाए। उन्होंने सिर्फ एक हीरे की अंगूठी, मोती की बूटियां, कानों के जेवर, एक पेंडल, 2 कलाई चूड़ियां पसंद की। मैंने खाला जान पर बहुत जोर दिया कि वो चंद और जेवरात भी रख ले, मगर वो मुझ पर अधिक बोझ डालना नहीं चाहते थे। काश मैंने उनसे कह दिया होता कि खाला जान, ऐसा मौका मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। मुझे कंपनी से 1,500 रुपए लेना है। जाते चोर की लंगोटी ना छोड़िए। मगर अफसोस कि इस रकम से मुझे सिर्फ 400-500 रुपए वसूल हुए, क्योंकि कंपनी मेरे निकाह होने के फौरन बाद ही खत्म हो गई। अब नजीर साहब ने मेरी माहवार तनख्वाह फिर 40 रुपए कर दी, जिससे कुछ ढारस हुई कि शाम को बियर की बोतल का सिलसिला जारी रहेगा। निकाह मेरे लिए जाहिर था बहुत खतरनाक साबित हुआ। कंपनी से जो रुपया लेना था वो अलग गर्क हुआ और घुटना अलग जख्मी हुआ। इसकी दास्तान भी सुन लीजिए। बंबई में कोई दोस्त था न प्रियजन। बहन थी, वहां मेरा हुक्का पानी बंद था। मुझे सारे काम खुद ही करने थे। चंद आदमियों को सूचना दी कि मेरा निकाह हो रहा है। छुआरे और इलायची दाने खरीदने थे, बाल कटवाने थे और बस पर सवार होकर मोर्चे पर जाना था। शाहजहां महल होटल के मालिक सैयद फजल शाह को रस्म निकाह में सम्मिलित होने की दावत देकर जब लौट रहा था तो पथरीले फर्श पर मेरा पांव फिसला और इस जोर से गिरा कि बेहोश हो गया। मैं जिंदगी में सिर्फ 3 बार बेहोश हुआ हूं। सबसे पहले अपने निकाह पर सैयद फैजल शाह मरहूम को शामिल करने की दावत देने पर, दूसरी बार अपनी मां की अचानक मौत पर, फिर अपने लड़के के निधन होने पर। यह गिरकर बेहोश हो जाना अच्छा शगुन नहीं था। चोट इतनी अधिक तेज थी कि जब मुझे होश आया और मैं सीढ़ियों पर उतरने लगा तो मेरी चुटीली टांग ने चलने से इनकार कर दिया। बड़ी मुश्किल से मार्केट तक पहुंचा। दर्द इतना था कि हर कदम पर बिलबिला उठता। खैर, छुआरे और इलायची दाने लिए माहिम पहुंचा। जाफर हाउस की सीढ़ियां जैसे तैसे तय की और निकाह की महफिल में जा पहुंचा। 15-20 लोग मौजूद थे। मैं गांव तकिए का सहारा लेकर बैठ गया। जख्मी टांग दोहरी नहीं होती थी, इसलिए उसे अलग लेटे रहने दिया। गोया ये बड़ी बदतमीजी थी, मगर जब काजी मरघे
ने मुझे 2 जानू बैठने के लिए कहा तो जी कड़ा करके और दर्द की सारी टीसें पीकर उनका हुक्म मानना ही पड़ा। एजाज़ कबूल की रस्म खत्म हुई तो मेरी जान में जान आई। टांग सीधी की, दर्द के कई घूंट पिए, मुबारकबादी वसूल की और लंगड़ाते लंगड़ाते अपने घर पहुंचा। मिट्टी के तेल का लैंप रोशन किया और खटमलों वाली खाट पर लंबा पसर कर सोचने लगा कि सचमुच मेरा निकाह हो गया है। मैं आपसे सच अर्ज करता हूं कि जेब में छुआरे और इलायची दाने होने और घुटनों की चोट के बावजूद मुझे यकीन नहीं आता था कि मेरी जिंदगी का इतना बड़ा हादसा हो चुका है। मैं करीब करीब शादीशुदा था। फर्क सिर्फ इतना था कि मेरी बीवी मेरी 9 रुपए की खोली में मौजूद नहीं थी। कानून की रूह से मैं जब भी चाहता उसे अपने साथ चलने को कह सकता था, लेकिन इतनी हिम्मत कहां थी। उसे खिलाता कहां से? सामने वाले ईरानी होटल से, और वो भी उधार। रखता कहां? खोली में तो एक अतिरिक्त कुर्सी के लिए भी जगह नहीं थी। जाहिर है कि बीवियां नहाती भी हैं, मगर वहां तो कोई गुसलखाना ही नहीं था। 2 मंजिला बिल्डिंग थी जिसमें 40 खोलियां थी। इन सबके निवासियों के परस्पर प्रयोग के लिए सिर्फ 2 गुसलखाने थे, जिनके दरवाजे पता नहीं कब के गायब हो चुके थे। मुझे इस एहसास से बड़ी उलझन होती थी कि मेरा निकाह हो चुका है और एक लड़की के साथ मुझे आज नहीं तो कल शौहर की हैसियत से जिंदगी गुजारनी होगी। इसके पूर्व मैंने कोई तजुर्बा नहीं किया था। मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि बीबी क्या होती है और शौहर क्या होता है। मेरी जिंदगी में 2-3 लड़कियां जरूर आई थी, मगर वे नौकरानियां थीं। उनसे मेरा टकराव ऐसे ही हुआ था जैसे सड़क पर 2 राह चलते अंधे एक दूसरे से टकराकर इस मुठभेड़ से मुक्ति पाकर अपनी अपनी राह ले लें। मैं ईमानदारी से महसूस कर रहा था कि मैं सब कुछ बन सकता हूं, लेकिन शौहर नहीं बन सकता। यह पत्रकारिता और कहानी लिखने वाला मामला नहीं था। वक्त गुजरता गया। मैंने कोशिश की और सरोज मूवीटोन नामी फिल्म कंपनी में 100 रुपए माहवार पर नौकर हो गया। यह कंपनी तो शायद मेरे आगमन की प्रतीक्षा में थी। अभी 2 माह भी ना गुजरे होंगे कि उसका दिवालिया फिर गया। अब तो मुझे यकीन हो गया कि मेरा निकाह मेरे लिए मनहूस साबित हुआ है। लेकिन स्वर्गवासी सरोज मूवीटोन के चलते पुर्जे मालिक सेठ नानूभाई देसाई ने कुछ ऐसी तिकड़ लड़ाई कि एक मालदार मारवाड़ी को फांस लिया और सरोज मूवीटोन का नाम हटाकर हिंदुस्तान सिनेटोन के नाम से नई फिल्म कंपनी खड़ी कर दी। इसके लिए मैंने अपनी दूसरी फिल्म कहानी कीचड़ शीर्षक से लिखी, जो बाद में अपनी नारियां जैसे बेढंगे और बेतुके नाम से पेश हुई और कामयाब रही। यह फिल्म अभी आधी भी तैयार नहीं हुई थी कि मारवाड़ी सेठ चांदी के सट्टे में अपनी सारी दौलत गंवा बैठे, यहां तक कि अपनी शानदार मोटर भी, जिसका रंग बेदाग सफेद था। मैंने इसका रिश्ता भी निकाह से जोड़ा। मुझे यकीन था कि चंद दिनों में ही इस नई कंपनी का दिवालिया जरूर पिटेगा, लेकिन नानूभाई देसाई ने किसी न किसी तरह इधर उधर से कर्ज लेकर फिल्म पूरी कर ही ली। मेरा निकाह हुए करीब 10 महीने हो चुके थे कि मुझे एक शर्मनाक हादसे से 2-4 होना पड़ा। मेरा एक बेवकूफ दोस्त आशिक था, अनपढ़, काहिल और खुशामदी, लेकिन नृत्य कला में प्रवीण। मुझे खुश करने के लिए एक शाम उसने मुझे बियर पिलाई। थोड़ी सी खुद भी पी और चहकने लगा। चहकते हुए वह मुझे एक दोस्त की मोटर में बैठाकर एक लड़की के पास ले गया, जो उसके कहने के मुताबिक उसकी शागिर्द थी। जब उसके दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से किसी नारी स्वर ने पूछा, कौन है? आशिक ने कहा, आशिक। अंदर से एक मोटी गाली बाहर निकली, आशिक की। आशिक को जो गुस्सा आया तो वो दरवाजे को तोड़कर अंदर दाखिल हो गया। मैं उसके पीछे गया। वो एक नौकर को बुरी तरह पीट रहा था। मैं घटना संक्षिप्त में करता हूं। दूसरे रोज जब आशिक गिरफ्तार हुआ तो उसने पुलिस वालों से कहा कि मेरे साथ एक और आदमी था। चुनांचे मुझे भी गिरफ्तार कर लिया गया। माहिम में मेरी ससुराल को इसका फौरन पता चल गया। मैं बहुत परेशान हुआ कि अब किस मुंह से उन लोगों के पास जाऊं। मेरी विवाहिता ने मेरे विषय में यकीनन बहुत बुरी राय कायम की होगी। वो जरूर रोती होगी कि किस बदमाश से मेरा पल्ला बांध दिया गया है। उससे छुटकारा
हासिल करना भी मुमकिन नहीं। मैंने बहुत देर तक बड़ी ईमानदारी से खुद को अपनी विवाहिता की पोजीशन में रखकर गौर किया और इस नतीजे पर पहुंचा कि मैं खालाजान से साफ साफ कह दूं कि अगर इस घटना के बाद, जो वाकई बहुत शर्मनाक है, आप मुझे अपनी बेटी देना मुनासिब ख्याल ना करें तो मैं तलाक देने के लिए तैयार हूं। मगर जब मैंने उनसे अपने इन विचारों को प्रकट किया तो उन्होंने मुझसे कहा, तुम पागल हो जो ऐसी बातें सोचते हो, हमें तुम्हारी बेगुनाही का यकीन है। मेरे सीने का बोझ हल्का तो हो गया, मगर मेरे इस वहम में बढ़ोतरी हो गई कि निकाह मेरे लिए अभिशाप बन के आया है। कंपनी की हालत बहुत पतली हो चुकी थी। अब तनख्वाह के बदले एडवांस मिलना शुरू हो गया था। मेरी कहानी का पारिश्रमिक अलग से अदा होना था, मगर कोई सूरत नजर नहीं आती थी कि यह मुझे मिलेगा। इधर मां ने मेरी ससुराल के अनुरोध पर विदाई की तारीख नियत कर दी थी। 1 वर्ष के करीब हो गया था निकाह हुए। वे लोग इंतजार करते करते तंग हो गए थे। मुझे कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि यूं कहिए कि मेरी दिली ख्वाहिश थी कि रुखसती की नौबत ना आए। मैं बहुत भयभीत था कि मुझसे घर बार नहीं चलाया जा सकेगा और एक शरीफ लड़की की सारी उम्र बगैर किसी कसूर के क्लेश में कटेगी। मगर दिन नियत हो चुका था जो मेरे लिए रोजे कयामत था। साप्ताहिक मुसव्विर की हालत बहुत अच्छी हो गई थी। अब इसका दफ्तर बेहतर जगह पर बदल गया था। टेलीफोन मौजूद था। मिस्टर नजीर के पास एक छोटी सी कार थी जिसमें वो इधर उधर घूमकर विज्ञापन प्राप्त करते थे। हम दोनों का निवास अब इस दफ्तर में था। मैं हर इतवार मुहिम जाता। कभी कभी दरवाजे की दराजों में से अपनी बीवी की एक झलक देख लेता और रात का खाना खाकर जब वापस घर आता तो सोते वक्त अपने आप पर लानत भेजता कि मैंने क्यों शादी का यह खेल खेला, जबकि मुझे इसमें इस कदर फिसड्डी निकलना था। मगर अब क्या हो सकता था, न खाए बने न छोड़े बने वाला मामला था। विदाई की तारीख में जब केवल 10 रोज बाकी रह गए तो मैं चौंका। एकदम उठा और दफ्तर के पास ही यानी उसी बिल्डिंग में एक फ्लैट 35 रुपए माहवार पर ले लिया। 40 मुझे मिस्टर नजीर से मिलते थे। मैंने उनसे कह दिया हर माह किराया अदा कर दिया करे। अब गोया मुझे 5 रुपए माहवार पर अपनी बीवी का पेट पालना था। मैंने फ्लैट को अच्छी तरह साफ किया। उसके 24 फर्श और दरवाजे जो बेहद गंदे थे सोडा कॉस्टिक से साफ किए और ताला लगाकर सीने में एक धुंधली आशा लिए नानू भाई देसाई की सेवा में हाजिर हुआ। अपनी कहानी के मुआवजे और अपनी तनख्वाहों के बकाया का तकाजा दिया। सेठ साहब ने मुझे साफ जवाब दे दिया, वह मुझे डेढ़िया भी नहीं दे सकते। मैंने जब ये टका सा जवाब सुना तो मैं भन्ना गया। गुस्से में आकर मैंने सेठ को गालियां तक दी। नतीजा यह हुआ, मुझे बाहर निकाल दिया गया। मैंने फौरन बाबूराव पटेल को फोन किया। सारा हाल सुनाकर मैंने उनसे कहा, अगर नानू भाई ने मेरा हिसाब ना चुकाया तो मैं भूख हड़ताल कर दूंगा। मेरा यह फैसला अटल था। बाबूराव, जो मेरे हट से वाकिफ था, बहुत परेशान हुआ। उसने नानू भाई को टेलीफोन किया और उससे कहा कि अगर मंटो ने भूख हड़ताल शुरू की तो सारा प्रेस उसका साथ देगा, इसलिए उसे चाहिए कि फौरन उसके साथ समझौता कर ले। टेलीफोन पर तो कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन जब बाबूराव नानू भाई से उसके दफ्तर में मिला तो मुझे बुलाया गया। नानू भाई ने मुझसे माफी मांगी। मैंने उससे। आखिर फैसला यह हुआ कि आधी रकम पर राजी हो जाऊं, इसलिए कि कंपनी की हालत नाजुक है। मुझे 900 रुपए का एक पोस्ट डेटेड चेक दिया गया। चंद रोज गुजारने के बाद जब मैंने नानू भाई देसाई को फोन किया कि तारीख आ गई है, मैं चेक कैश कराने के लिए जा रहा हूं, तो उसने कहा पहले मुझसे मिल लो। मैं उससे मिला तो उसने मुझसे बड़े दुख भरे लहजे में कहा कि बैंक में रुपया नहीं है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 500 रुपए नकद पर राजी हो जाऊं? मैं फौरन राजी हो गया। हालांकि मेरी हक हलाल की कमाई के 1800 रुपए में से पहले 900 हुए और अब 500, लेकिन मैं मजबूर था। विदाई में अब सिर्फ 4 ही दिन बाकी थे। मैंने कंपनी की मोटर ली, मगर उसमें सिर्फ पेट्रोल पंप तक जाने के लिए ही पेट्रोल था। मैंने अपनी गिरह से पेट्रोल डलवाया और ड्राइवर से कहा सीधे मार्केट चलो। 500 रुपए जेब में थे। मैंने उनसे अपनी दुल्हन के लिए साड़ियां वगैरह खरीदी। जब घर पहुंचा तो जेब करीब करीब खाली थी और घर तो बिल्कुल खाली था। टूटी हुई कुर्सी तक ना थी। मेरे यहां एक बुजुर्ग दोस्त थे।
हकीम मोहम्मद अबू तालिक अशलक अजीम आबादी, बड़े नाजुक आदमी। मैंने जब उनसे जिक्र किया कि दुल्हन ला रहा हूं मगर घर खाली है, तो वो मुझे फर्नीचर की दुकान पर लेके गए। उसका मालिक उनको अच्छी तरह जानता था। चुनांचे मुझे आसान किस्तों पर कुछ सामान मिल गया। मिसाल के तौर पर लोहे के स्प्रिंगों वाली 2 चारपाइयां, बर्तन वगैरह रखने के लिए एक अलमारी, एक सिंगार मेज, एक लिखने वाला मेज और उसमें एक कुर्सी वगैरह वगैरह। जब मैंने ये सामान फ्लैट में सजाने की कोशिश की तो मुझे बड़ी मायूसी हुई। 2 जहाजी साइज के कमरे थे, उनमें ये फर्नीचर दिखाई ही नहीं देता था। चुनांचे मैंने 2 मोढ़े और खरीदे, वो भी एक कोने में जमा कर दिए, जो दूसरे फर्नीचरों की तरह गुम हो गए। इधर उधर से मुझे जो चीजें मिली मैंने कहीं न कहीं लगा दी। हर चीज लगाने के बाद मैंने कमरे पर नजर डाली और खुद को यह फरेब देने की कोशिश की कि अब फ्लैट भरा भरा नजर आता है। कयामत का दिन आखिर आ पहुंचा। सुबह मुसव्विर के दफ्तर में बैठा था। मां मेरे पास आ गई थी। उनसे मैं ये कहकर आया था कि बारात का बंदोबस्त करने जा रहा हूं। मिस्टर नजीर ने विभिन्न लोगों के नाम रुक के भेज दिए थे, जिनमें से प्राय फिल्म लाइन से संबंधित थे। मेरी बारात गोया एक फिल्मी बारात थी। मियां कारदार, नूर मोहम्मद चार्ली और मिर्जा मुशर्रफ, बाबूराव पटेल और पहली रंगीन फिल्म की हीरोइन पद्मा देवी, ये सब शामिल हो रहे थे। बाबूराव पटेल को जब मालूम हुआ था कि मंटो के घर में सिर्फ उसकी मां है, जिसे अकेले मेहमानों की खातिर तवज्जो करनी पड़ेगी, तो उसने पद्मा देवी को हमारे घर भेज दिया था कि वो मेरी मां का हाथ बटाए। मैंने किराए पर कुर्सियां मंगवा ली थीं और पास वाले ईरानी रेस्तरां से विम्टो की बोतलें। इस पर जो खर्चा उठा वो मैं इत्मीनान से अदा कर सकता था, इसलिए मुझे इस तरफ से कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। लेकिन मैं इस तकलीफ व सोच के गर्क में था कि घर बार चलेगा कैसे। मैं दफ्तर में आकर बैठा ही था कि माहिम से मेरी बहन का टेलीफोन आया। उसने मुझसे कहा, कहो क्या हाल है। मैंने जवाब में आगा हश्र का मशहूर फिक्रा दोहराया। शेर लोहे के जाल में है, अजब मखमसे में गिरफ्तार हूं। बारात की तैयारियां कर रहा हूं, लेकिन जेब में सिर्फ 4 आने हैं। 4 आने में सिगरेट की डिब्बियां आएगी, 2 पैसे की माचिस। चलो किस्सा पाक। वो बेचारी मेरी मदद करने के लिए मजबूर थी। उसके शौहर ने तो उसको इतनी इजाजत भी नहीं दी थी कि वो विदाई की रस्म में शरीक होती और अपने भाई को दूल्हा बना हुआ देखती। फिर भी उसने मुझसे कहा, सादत, मैं तुम्हारी वारी जाऊं, जरा की जरा मोटर मेरे घर के सामने रोकना, मैं तुम्हें देखना चाहती हूं। मैंने और ज्यादा गुफ्तगू ना की, क्योंकि वो बहुत भावुक हो रही थी। टेलीफोन का सिलसिला बंद होने के बाद मैं उठा और पड़ोस के सैलून में बाल कटाए, हमाम में गुसल किया, ये सब उधार। शाम तक मैंने सिगरेट की डिबिया फूंक डाली। मेरी जेब में एक माचिस थी, वो भी आधी। कपड़े तब्दीली करके मैंने वो सूट पहना जो मुझे ससुराल से मिला था, टाई बांधी। आईने में जब मैंने अपनी शक्ल देखी तो एक कार्टून सा नजर आया। मैं खूब हंसा। बत्तियां जलने से पहले सारे बाराती जमा हो गए थे। पद्मा देवी और मेरी मां ने सबकी खातिर तवज्जो की। इसके बाद ये काफिला, जो 10-15 मोटरों पर शामिल था, माहिम की तरफ रवाना हुआ। मैं नानू भाई देसाई की मोटर में था, बगैर सेहरे के, सिर से नंगा, बालों की लंबाई मुनासिब थी। जब हम जाफर हाउस के करीब पहुंचे तो मैंने ड्राइवर से कहा कि थोड़ी दूर आगे ले जाए। बाहर फुटपाथ पर मेरी बहन खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। जब उसने मेरे सिर पर मोहब्बत का हाथ फेरा, दुआएं और मुबारकबाद दी, तो मैं जल्दी से वापस मोटर में बैठ गया और ड्राइवर से कहा कि बैक करे। खालाजान ने ऊपर खुले टेरेस पे दावत का इंतजाम किया था, जो बहुत अच्छा था। रफीक गजनवी, डायरेक्टर नंदा और आगा खलश कश्मीरी के दरमियान बड़ी पुरलुत्फ नोकझोंक होती रही। सबने डट कर खाया, क्योंकि खाना बहुत उम्दा और लजीज था, कश्मीरियों की रिवायत के एन मुताबिक। खाना खाने के बाद खुशगपियां शुरू हुई। आगा खलश ने एक पुरमजा नज्म पढ़ी जो उन्होंने तत्काल कही थी। यह सिलसिला खत्म हुआ तो मुझे नीचे बुलाया गया और दुल्हन को मेरे सुपुर्द कर दिया गया। यह सब मुझे ख्वाब सा मालूम होता है। दिमाग में न जाने कितने विचार ऊपर तले आ रहे थे।
दुल्हन मेरे साथ थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और लरजती आवाज में कहा, चलो भाई। हम नीचे उतरे। बिली मोरिया ने अपनी कार पेश की। मां मेरे साथ थी। पहले उन्होंने दुल्हन को बिठाया और उसके बाद आप बैठी। फिर उन्होंने अंदर आने को कहा। वो मेरे और दुल्हन के दरमियान थी। घुटनों पर मखमली जुज़दान में लिपटा हुआ कुरान था। मेरी और दुल्हन की गर्दन हारों से लदी फंदी थी। मोटर स्टार्ट हुई तो मां ने होठों ही होठों में कोई आयत पढ़ना शुरू कर दी। मैं अब इस कदर संभल चुका था। मेरा दिल चाहता था कि दुल्हन से जरा छेड़खानी करूं, मगर मां बीच में बैठी हुई थी और कलाम पाक पढ़ रही थी। मेरी ये शरीरी ख्वाहिश वहीं की वहीं सर्द हो गई। मुझे मालूम नहीं रास्ता कैसे और कितने अरसे में कटा, बस एकदम घर आ गया। ये बिल्डिंग जो बहुत पुराने ढंग की थी, जिसके ढांचे में लकड़ी ज्यादा और ईंटें कम इस्तेमाल हुई थी, इसके विषय में मशहूर था कि किसी जमाने में यह बंबई का बड़ा आलिशान होटल हुआ करता था। इसे हिज हाइनेस सर आगा खान ने एक दोस्त से शर्त में जीता था। मां दुल्हन के साथ ऊपर फ्लैट में चली गई। मैंने अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। इतने में मिर्जा मुशर्रफ उस ट्रक में आ पहुंचा जिसमें दुल्हन का दहेज था। खाने का मेज, स्प्रिंगों वाला पलंग, तिपाइयां, सोफा सेट और संदूक वगैरह। ये असबाब उतरवाया और मिर्जा मुशर्रफ का ट्रक वाले से किराए पर झगड़ा हो गया, जो काफी देर तक जारी रहा। मिर्जा मुशर्रफ ने अपने मस्खरेपन का जी भर कर प्रदर्शन किया। आखिर जब वह झगड़ा निपटा तो सारा सामान फ्लैट पर पहुंच गया और अस्थायी तौर पर इधर उधर टिका दिया गया। तो मिर्जा मुशर्रफ ने जाते हुए कान में मुझसे कहा, मुन्ने देखो हमारी नाक न कट जाए कहीं। मैं थक कर चूर चूर था, हलक सूख कर लकड़ी हो रहा था, इसलिए मस्खरे मिर्जा के इस मजाक का कोई जवाब ना दे सका। दूसरे दिन मैंने महसूस किया कि मेरे अस्तित्व का 1/4 हिस्सा शौहर में तब्दील हो चुका है। इस एहसास से मुझे बहुत इत्मीनान हासिल हुआ। मुझे बाहर बालकनी में एक रस्सी तनी नजर आने लगी जिस पर पोतड़े और लंगोट टंगे हुए थे। You're listening to Satyavani, The voice of the APJ Satya University, India's first liberal arts and meta university. For further information, please visit our website university.apj.edu